हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसको कवर करेंगे, जो आपके एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीपीयू, एसएससी जीडी, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? आपको बताना है कौन सा ग्रह है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है ये कैसे तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शनि ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रेंड, वो कौन हो जाएंगे? आर के नारायण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आर के नारायण है फ्रेंड, ये वेटिंग फॉर महात्मा के राइटर हो जाएंगे, यानी कि लेखक हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड देखिए, जो सूर्य से सबसे दूर होएगा, तो सूर्य से जो सबसे दूर होएगा वही सबसे ठंडा ग्रह होएगा, और जो सबसे पास में होएगा वो कैसा होएगा? तो वो होएगा सबसे गर्म ग्रह। तो सूर्य से सबसे जो दूर होता है वो कौन सा होता है? इधर देखा होगा लास्ट में आपको वरुण मिलता है। कौन सा मिलता है? तो वरुण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरुण ग्रह जो है ये सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह होता है। तो जो बुध होता है ये सूर्य के सबसे पास में होता है। ठीक है। तो ये आपको हमने इसकी लोकेशन बता दी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या? वरुण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील जो समझौता था, इस पे हस्ताक्षर कब हुए थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो पंचशील पर फ्रेंड ये हस्ताक्षर होते हैं 1954 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तिथि सीमा है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है, हमारे साथ साथ नोट डाउन करना है और इसको याद भी करते चलना है। तो जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है फ्रेंड, ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय जो जीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के गति का जो नियम था ये किसने बताया था? तो ग्रहों की गति का नियम के बारे में केपलर ने बताया था। किसने? केपलर ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपलर इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने क्या ग्रह के गति के नियम के बारे में बताया था। पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जो जुड़वा होता है उस किस ग्रह को कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है, पृथ्वी का जो जुड़वा होता है वो किसको कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह ऑप्शन सी में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम एशियाई खेल थे, इनका आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? 1951 में। 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? यानी कि जो फुटबॉल का विश्व कप होता है ये सर्वाधिक बार कौन सा देश जीत चुका है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा? ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है फ्रेंड, ये फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीत चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केन्या की राजधानी कहाँ है? तो केन्या की जो राजधानी है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केन्या की राजधानी कौन सी होती है? नैरोबी। नैरोबी जो होती है फ्रेंड, ये किसकी, केन्या की राजधानी है। क्या हो जाएगी? नैरोबी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो भारत का जो प्रथम कैसा आर्टिफिशियल उपग्रह था आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। 19 अप्रैल 1972 में, या 19 अप्रैल 1973 में, 19 अप्रैल 1974 में, या 19 अप्रैल 1975 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 19 अप्रैल। कब? 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था ये कब? 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपण किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ये किसके संवाद पत्रिका के संपादक थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो जो स्टील प्लांट है कहाँ का? दुर्गापुर का। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये किसके सहयोग से लगाया गया था? तो फ्रेंड ये किसके? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जो भारत की राजधानी पहले क्या कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता से कहाँ दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा थी ये कब की गई थी? ये 1911 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1911। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो पूर्णतः स्थानांतरित हुई थी वो कब हो गई थी? वो 1912 ईस्वी में हुई थी। तो 1912 में ये पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, इसकी स्थापना किसने कराई थी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी। किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रुपया किस देश की मुद्रा है? तो जो रुपया है, देखिए इसमें पहले आप इसकी राइटिंग को देखिएगा, रुपया लिखा है ना कि रुपया। तो रुपया पूछ रहा आपसे, रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, श्रीलंका, पूर्वी तिमोर या नेपाल की? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी तिमोर की। पूर्वी तिमोर की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया हो जाएगी। और भारत, श्रीलंका और नेपाल में क्या चलता है? तो ये रुपया चलता है, ये वाला रुपया चलता है। अब तो ये रुपया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे चलता है? ये जो रुपया आपको दिया गया ये पूर्वी तिमोर में चलता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा ये किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? इसमें गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी? तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी गतिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्या है? हाफ mv² होता है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, mgh होता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे ने बहुत बार सदिश और अदिश राशियों से क्वेश्चन पूछ रखे हैं।
तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो जो तापमान होता है फ्रेंड, ये क्या होता है? अदिश राशि होती है। ऊर्जा भी अदिश राशि होती है। जो दाब होता है ये भी अदिश राशि होती है। तो संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संवेग जो होता है ये कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन सी होती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना है। अदिश राशि कौन सी होती है? तो जो बल आघूर्ण होता है ये सदिश राशि होती है। संवेग सदिश राशि होती है। त्वरण सदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए। ऊर्जा जो होती है, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो ऊर्जा होती है वो कैसी? अदिश राशि होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो थी उसका प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने? मेंडलीफ ने किया था। किसने? मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे पूछे आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोस्ले हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या? मोस्ले हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी आपसे पूछे तो वहाँ पे मेंडलीफ आपको लगाना है। तो मेंडलीफ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में जब परमाणु ऊर्जा का गठन हुआ उस समय परमाणु ऊर्जा के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका परमाणु ऊर्जा का गठन कब हुआ? 1948 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? होमी जागीर भाभा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। होमी जागीर भाभा 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, जो सिक्का होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। जो सापेक्षता का सिद्धांत था फ्रेंड, ये किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो जो बाल्टेरो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर है? तो उत्तराखंड में बाल्टेरो ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट जाल किस देश की मुद्रा है? जो क्वार्ट जाल है ये किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड क्वार्ट जाल ये आपकी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसकी है? तो ये ग्वाटेमाला की मुद्रा है। ग्वाटेमाला की मुद्रा आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ये क्वार्ट जाल ग्वाटेमाला की मुद्रा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ये बताना है। पहले जो अब आज का जो कर्नाटक है पहले उसका नाम क्या हुआ करता था? मैसूर हुआ करता था। जो अब कर्नाटक है आपका, ये कर्नाटक पहले मैसूर हुआ करता था, मैसूर नाम होता था। तो मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया ये आपको बताना है। तो फ्रेंड मैसूर का नाम कर्नाटक बदलकर 1973 ईस्वी में किया गया था। कब? तो 1973 ईस्वी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1973 में किया गया था। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार बना लीजिएगा कि जो राजधानियाँ हैं वो हर शिफ्ट में आपसे पूछी जाती हैं। तो जो तुर्की की राजधानी है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अंकारा। तो तुर्की की जो राजधानी होती है वो क्या होती है? अंकारा होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो का टारगेट है कितने? तो आज की वीडियो का 20 लाइक टारगेट है। कितने? 20 लाइक का टारगेट है। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ कि 20 लाइक तो आप लोग करा ही देंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? तो भूटान की जो मुद्रा है ये क्या कहलाती है? तो फ्रेंड जो भूटान की मुद्रा है ये कहलाती है न्यू गोल्ड ट्रम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू गोल्ड ट्रम जो है ये कहाँ की
तो ये आपके भूटान की मुद्रा हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो मुद्राओं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुद्राओं से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो न्यूगेल किस देश की मुद्रा है? तो न्यूगेल फ्रेंड ये कहाँ की हो जाएगी? इजराइल की हो जाएगी। इजराइल की कौन सी मुद्रा है? तो न्यू शेकेल। न्यू शेकेल कहाँ की? इजराइल की मुद्रा हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आवेग माप है, आवेग किसका माप है? तो जो आवेग होता है फ्रेंड, ये किसका माप होता है? तो आवेग ये किसका? भार का होता है। जो वेट होता है उसका होता है। भार का जो माप होता है वो क्या होता है? भार का माप आवेग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी भार हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है? स्टार बना लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। जो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसकी खोज हेनरी किसने? हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, तो हेनरी बेकुरल ने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। E = MC² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E = MC² का जो प्रतिपादन था, ये फ्रेंड किसने किया था? ये आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने E = MC² का प्रतिपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन सही जवाब हो जाएगा। E = MC² का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसका सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर जो थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कवकों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड जो कवक होते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो सेंटर फॉर जो डीएनए है ना, डीएनए फिंगरप्रिंट है, ये कहाँ अवस्थित है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से क्या तात्पर्य? आपको बताना है तीसरी दुनिया का तात्पर्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है कि अविकसित तथा विकासशील देश। अविकसित और विकासशील देश ये किसकी? तीसरी दुनिया का तात्पर्य है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्या एक लड़की झूले पे बैठकर झूला झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है और लड़की एकाएक झूले पे खड़ी हो जाती है तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड जो दोलन काल है ये क्या? घट जाएगा। दोलन काल घट जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोलन काल घट जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह फ्रेंड जो है ये है आपका विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो फ्रेंड आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।